हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। और मैं हूं आपका दोस्त मंगेश। और आज के इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और पीछे की वीडियो में हम लोगों ने इसका थ्योरी पार्ट देख लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया हुआ है। और इसमें हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में एकदम छपने ही वाले होते हैं, ऐसे सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। शिक्षक की यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन है आपके सामने प्लेटो, रूसो, विवेकानंद या महात्मा गांधी। तो अगर आप हमारी पहले की वीडियो देखें तो उसमें हमने आपको डिफिनेशन बताया था। तो इसका सही आंसर है विवेकानंद, कि इन्होंने ही कहा था कि मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता होती है उसे व्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है, कि जो उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है। या फिर आप इसे ऐसे समझिए कि शिक्षक बच्चों को कुछ देता नहीं, बल्कि उसके अंदर जो पहले से होते हैं गुण, उसे वो सिर्फ बाहर निकालने का काम करता है, डेवलपमेंट करने का काम करता है। तो इस कथन को बोले थे विवेकानंद। अगला, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? एडम्स ने, ड्यूई ने, टीपी नन ने और राधा कृष्णन ने। तो इसका सही आंसर है ड्यूई ने। ड्यूई ने कहा था कि शिक्षा जो है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगला है, केवल पुस्तक के ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये कथन किसका है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महर्षि दयानंद। चलिए, इसका सही आंसर है, हम बता देते हैं, इसका सही आंसर है विवेकानंद। इन्होंने ही कहा था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, पुस्तक पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, बाकी हमें एक ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो सके, यानी आत्मनिर्भर हो सके। तो विवेकानंद इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। यानी कि जो राष्ट्रीय अनुशासन है वो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का क्या है, आधार है। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राधा कृष्णन। इसे भी आपको हम वीडियो में बताए थे कि राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय मेल का आधार होता है राष्ट्रीय अनुशासन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि तुमको क्या कार्य के सभी क्षेत्रों का, या यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सिद्धांतों के ढेर पे तो राष्ट्र का नाश हो रहा है, ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, इसे काट दीजिए क्या को, ये नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी रामतीर्थ और महर्षि अरविंद। ये कथन किसका है, चलिए बताइए। तो ये इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हें कार्य क्षेत्र का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उस पर राष्ट्र का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। अगला, शिक्षा क्या करती है? चलिए, ये आप देखेंगे शिक्षा क्या करती है, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, संस्कृति का संरक्षण करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है, संस्कृति का विकास करती है, या उपरोक्त तीनों कार्य करती है। चलिए, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या है। जी, इसका सही आंसर है शिक्षा तीनों कार्य करती है। यानी कि वो संस्कृति का संरक्षण भी करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाती है, और संस्कृति का विकास भी करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त तीनों। अगला सवाल है, सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने, सामाजिक और नागरिकता की भावना का विकास करना, सामाजिक समारोह में भाग लेने का रुचि पैदा करना, सामाजिक लेख लिखने की योग्यता विकसित करना, अपने समाज और राष्ट्र के ही सर्वोपरि समझना। तो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य का जो अर्थ है उसका सही आंसर है सामाजिक और नागरिक भावना का विकास करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या खाली जगह की ओर इनकी संकेत करते हैं। यानी कि पाठचर्या हमें किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पठन सामग्री, या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु। तो पाठचर्या शब्द जो है वो इंगित करते हैं हमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी जो है वो प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पाठचर्या कहते हैं। अगला सवाल है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की खाली जगह भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता की भूमिका कैसी है?
अग्रमुखी भूमिका है, सहानुभूति भूमिका, तटस्थ भूमिका है या नकारात्मक भूमिका है। देखिए तटस्थ सभी शब्दों का मतलब अग्रमुखी मतलब प्रमुख भूमिका होनी चाहिए, सहानुभूति मतलब कि केवल तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अग्रमुखी भूमिका होना चाहिए, यानी कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका है वो अग्रमुखी भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर है किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जन्मदाता जो है वो है आपके फ्रॉबेल। फ्रॉबेल जो है वो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। अगला है बाल विकास। बाल विकास क्या है? अभी जो लास्ट वीडियो आया था बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, उसमें बाल विकास की परिभाषा बताई गई है। तो बाल विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसी खास समय चलने वाली प्रक्रिया है, समय की परिस्थिति के अधीन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बाल विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? मात्रात्मक परिवर्तन आता है, गुणात्मक परिवर्तन आता है, या ए और बी दोनों आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो विकास की प्रक्रिया में बालक में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके का परिवर्तन आता है, और इस बात को हम लोगों ने विकास और अभिवृद्धि शब्द से समझा था। ठीक है, अब विकास शब्द क्या है? तो अभिवृद्धि, इसे आप याद रखेंगे। विकास जो शब्द है इसे इंग्लिश में आपको डेवलपमेंट शब्द से याद करवाए थे, और वृद्धि को ग्रोथ से, और वहां पे आपको बताए थे कि ग्रोथ जो है या अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक विकास से होता है, इसे हम नाप सकते हैं। जैसे भार हो गया, लंबाई हो गया, ये सब क्या है? ग्रोथ है, इसे आप नाप तौल सकते हैं। जबकि विकास जो है उसे आप केवल देख नहीं सकते, केवल वो महसूस किया जा सकता है। तो विकास जो है वो क्या है? गुणात्मक प्रक्रिया है, जबकि अभिवृद्धि क्या है? मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से विकास की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो परिवर्तन आता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। स्वमोह अथवा आत्ममोह के लक्षण है, यानी कि जो बालकों में स्वमोह, अपने के प्रति मोह या आत्ममोह के जो लक्षण पाए जाते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो स्वमोह या आत्ममोह का जो लक्षण है वो किशोरावस्था का गुण है। तो ये किशोरावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था का काल कहा जाता है? तो गिरोह अवस्था का काल, ये आप जितनी भी अवस्थाएं हैं उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर अवस्था की अलग अलग विशेषताएं होती है। तो गिरोह की अवस्था जो है वो बाल्य अवस्था को कहा जाता है। इस समय बालक जो है वो अपने आप को गिरोह अवस्था में पाता है। तो इसका सही आंसर है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दिव्य सपनों में खोए रहने प्रमुख लक्षण है, यानी दिवा सपनों में खोए रहने प्रमुख लक्षण है, किस काल का ये प्रमुख लक्षण है? वयस्क अवस्था का, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का, या शैशवावस्था का? तो दिवा सपनों में खोए रहने का प्रमुख लक्षण जो है वो आपका किशोरावस्था का एक प्रमुख लक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको अभिवृद्धि और विकास शब्द के बारे में फिर से डिफाइन किए थे पीछे। तो आप बताइए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है किस में? शारीरिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में, संवेदनात्मक अर्थ में, या फिर बौद्धिक अर्थ में? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग जो है वो शारीरिक अर्थ में किया जाता है। शरीर की जो ग्रोथ होती है, भार, ऊंचाई, लंबाई, उसका नापने में किया जाता है। इसका सही आंसर ए है। अगला है जीवन का अनोखा काल किस काल को माना गया है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो जीवन का अनोखा काल जो है वो बाल्यावस्था को माना गया। इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। अगला, संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है वो प्रमुख लक्षण है किस काल का? प्रौढ़ावस्था का, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का, या शैशवावस्था का? तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। आप छोटे बाल को बाल्यावस्था आपको कब से कब तक बताएं? एज कब से कब तक है बाल्यावस्था का? तो बाल्यावस्था का जो उम्र होता है वो 6 से 12 साल की। इस समय बच्चे जो है
वो संग्रह करते हैं। कोई भी चीज़ उनको मिलेगा तो वो अपने रखना चाहते हैं कि ये हमारा है करके। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। और बाल्यावस्था कब से कब तक होता है? 6 से 12 वर्ष तक। चलिए आप बताइए शैशवावस्था का कार्यकाल कब है, किशोरावस्था का अवधि क्या है, और ये बता दीजिए आप। नीचे आंसर आप कर दीजिएगा। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन है? जो बालक का शारीरिक विकास होगा उसको प्रभावित करने वाला सबसे ज़्यादा जो कारक क्या है? पौष्टिक भोजन, खेलकूद, सुरक्षा की भावना या आनुवांशिकता? तो इसका सही आंसर है आनुवांशिकता जो है वो विकास, बालक के विकास में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। कैसे? तो आप समझिए कि किसी बालक का हाइट जो है वो उसके आनुवांशिक गुणों के कारण आता है, यानी कि उसके माता पिता से आता है। अब अगर उसके माता पिता दोनों की हाइट अगर कम है तो इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि उस बालक का हाइट क्या होगा? कम होगा। आप उसे चाहे तो कितनों भी दवाई खिला दीजिए या एक्सरसाइज कर ले, उसे पौष्टिक भोजन दे दीजिए, लेकिन अगर आनुवांशिक गुण ही नहीं है तो उसका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए विकास में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो क्या है? आनुवांशिक है। अगला, सिगमंड फ्रायड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के कारण होता है? ऑप्शन है आपका इडिपस ग्रंथि, एल्क्ट्रोला ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और यौन ग्रंथि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रा ग्रंथि। इसी ग्रंथि के कारण पुत्री का पिता के प्रति झुकाव होता है। अगला है, फ्रायड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है? देखिए यहाँ पे पुत्री का झुकाव पिता के प्रति, और यहाँ पे आपको बताया गया पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है। और किस ग्रंथि के कारण? ऑप्शन आपके सामने यौन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि या एडिपस ग्रंथि। इसका सही आंसर है एडिपस ग्रंथि के कारण जो पुत्र का झुकाव है वो अपने माता के प्रति ज़्यादा होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 21। बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होती है? अपने परिवार के प्रति, पास पड़ोस, समूह या विद्यालय के? चलिए बताइए आप इसका आंसर। जी, तो इसका सही आंसर है उसका समूह के प्रति। बाल्यावस्था में बालक का झुकाव जो है वो सबसे ज़्यादा उसके समूह के प्रति, वो अपने समूह में खेलना रहना ज़्यादा पसंद करता है अपने उम्र के बच्चों के साथ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? यानी कि निम्न में से किस काल में बालक सबसे ज़्यादा सीख सकता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? जी, बाल्यावस्था में बालक जो है उसमें सीखने की अवस्था जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए हमसे क्वेश्चन सामाजिक संस्था पूछा है तो हम इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ऑप्शन आपके सामने विद्यालय, पास पड़ोस, परिवार या मित्र मंडली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय, क्योंकि यही एक सामाजिक संस्था है और इसी के द्वारा बालक में जो है वो मातृभाषा का विकास होता है। अगला है, शब्द विहीन क्रियाओं के माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करना सीख जाता है। शब्द विहीन ज्ञान क्रियाएं मतलब बिना शब्द बोले वगैरह वो कब कुछ क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो शब्द विहीन कब होगा? जब जन्म से वह 3 वर्ष का होगा, जब वो बोल नहीं रहा होगा तभी वो शब्द विहीन होगा। तो इसका सही आंसर है जन्म से 3 वर्ष के समय में। अगला है, बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप से विचलित होता है। किस अवस्था में बालक जो है वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है कि लोग उसे कुछ पूछे ना, या उसका अपना लाइफ है, इस तरीके से किस अवस्था में वो चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे? बिल्कुल, इसका सही आंसर है किशोरावस्था में जब वो होता है, जिसे टीनेज आप कहेंगे, उस समय वो अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है, अकेले रहना, या फिर जो कहिए कि परिवार उससे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब ना करे। अगला है, शैशवावस्था की अवधि मानी गई है। देखिए आपको पूछे तो उसमें कि अवस्था सबसे अवधि जो होती है, जितनी भी अवस्थाएं हैं उसका ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसे जाके ज़रूर देखें। तो इसका जो सही आंसर है शैशवावस्था की अवधि वो कब से कब है बताइए? बिल्कुल 0 से 5 वर्ष की अवधि को, या फिर कई बार आपको 5 की जगह 6 भी ऑप्शन में मिले तो उसे भी आप टिक करेंगे। तो 0 से 5 वर्ष की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। अगला चलते हैं हम लोग।
बाल्यावस्था का काल कब से कब तक है? जी बिल्कुल, बाल्यावस्था का काल 5 से 12 वर्ष। 5 की जगह आपको 6 भी दिया जाएगा तो 6 से 12 भी आप टिक कर सकते हैं। 6 से 12 वर्ष की उम्र को भी बाल्यावस्था का काल कहा जाता है। बच्चे का चिल्लाना रोना उसके किस प्रकार का विकास का प्रारंभिक चरण है? जब छोटा बच्चा रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है तो वो विकास का कौन सा चरण है? सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, भाषाई विकास है या फिर शारीरिक विकास है? बिल्कुल, ये उसका भाषाई विकास होता है। शारीरिक विकास तो उसे हम कह नहीं सकते, सामाजिक विकास भी नहीं है, नैतिक विकास भी नहीं है, तो वो कौन सा विकास है? भाषाई विकास है, जब वो रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। ब्रेन लिपि की पुस्तक जो है, ब्रेन लिपि की पुस्तक प्रदान की जाती है। किन बच्चों को ब्रेन लिपि की पुस्तक प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, चलिए बताइए। बिल्कुल, विकलांग बच्चों को, मतलब जो दृष्टिहीन होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देती, उन बच्चों को ब्रेल लिपि की पुस्तक प्रदान की जाती है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र का शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक प्रगति किस पर आधारित है? शिक्षक पे, प्रशासन पे, नेता पे या फिर राष्ट्रपति पे? तो इसका सही आंसर है, राष्ट्र का जो शैक्षिक और धार्मिक सामाजिक प्रगति है वो एक शिक्षक पे निर्भर करता है। शिक्षकों पे, शिक्षक को ही राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। इन्हीं के कंधों पे उसकी भार होता है कि वो अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, एक जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया। हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिले, अगले के वीडियो में आपको और क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो आप थ्योरी पार्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।